इस क्लास में हम ब्रिटिश शासन के समय की जो भू राजस्व व्यवस्था थी उसको समझेंगे कि किस तरीके से जो भू राजस्व था, लैंड रिफॉर्म्स वगैरह सारे कैसे हुए, रेवेन्यू सिस्टम हमारा कैसा था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम सॉरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उस समय ब्रिटेन के समय 3 तरह की जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो भारत में प्रचलित थी। सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। दूसरी व्यवस्था थी रैयतवाड़ी, ठीक है। और तीसरी थी महालवाड़ी, ठीक है। ये 3 भू राजस्व व्यवस्थाएँ आईं ब्रिटिश शासनकाल में। सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त की ईयर थी सन 1793 के अंदर, ठीक है। सन 1793 में ही लाया गया था। इसके अलावा जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त था, शुरुआत में तो ये 1792 में आया था मद्रास के 12 महल में, लेकिन इसकी वास्तविक शुरुआत हुई थी 1820 से 1827 के बीच में। तो आपको यही डेट याद रखनी है, 1820 से 27 के बीच में रैयतवाड़ी बंदोबस्त आया। और महालवाड़ी जो व्यवस्था थी वो कब आई थी? 1819 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लाई गई थी, 1819 में, ठीक है। और इसका जो डेट माना जाता है वो माना जाता है 1822, इस तरीके से। तो सबसे पहले जो व्यवस्था आई वो उसका नाम क्या था? उसका नाम था स्थायी बंदोबस्त सन 1793, रैयतवाड़ी 1820 और महालवाड़ी 1822, ठीक है। ये क्लियर हो गई। अब कौन कौन लेकर के आया था ये समझेंगे। तो जो स्थायी बंदोबस्त था उसको लाने वाला था कॉर्नवालिस। उस समय गवर्नर कौन था? कॉर्नवालिस लेकर के आया था इसको। इस व्यवस्था का जनक कौन था? कॉर्नवालिस, ठीक है। और जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, इस व्यवस्था का जनक माना जाता है 2 व्यक्तियों को, ठीक है। किस किस को? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को। क्या था? टॉमस मुनरो ने, ठीक है, क्या किया? सबसे पहले कर्नल जो रीड था, कर्नल था एक रीड, उसने क्या किया? मद्रास का जो 12 महल डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट? 12 महल ज़िला कहाँ पे पड़ता है? मद्रास में। इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे पहले इस व्यवस्था को शुरुआत की थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था की, रीड के द्वारा 12 महल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। फिर इसके बाद मुनरो के द्वारा, कैप्टन मुनरो था, कैप्टन मुनरो, ठीक है, कैप्टन मुनरो के द्वारा पूरे मद्रास में जो है इसको शुरू किया गया। एक डिस्ट्रिक्ट में कर्नल रीड ने शुरू की, 12 महल डिस्ट्रिक्ट में। मुनरो ने पूरे मद्रास में इसको शुरू कर दिया, पहले एक ज़िले में, फिर मद्रास पूरा। इसके बाद एल्फिंस्टन ने इसको जो है पूरे बम्बई प्रेसिडेंसी के अंदर इसको लागू किया था। किसने? एल्फिंस्टन ने। ये तीनों को याद रखना है अलग अलग तरीके से। एल्फिंस्टन ने मुंबई प्रेसिडेंसी के अंदर इसको लागू किया। तो अलग अलग स्थानों पर इसका जनक आपको याद रखना है। जैसे कैसे याद रखना है? रैयतवाड़ी व्यवस्था में सबसे पहले कर्नल रीड का नाम आपको याद रखना है। किसका नाम? कर्नल रीड का नाम। इन्होंने 12 महल डिस्ट्रिक्ट जो था उसके अंदर ये शुरुआत की थी। 12 महल डिस्ट्रिक्ट मद्रास में पड़ता है, रीड ने। फिर मुनरो ने मद्रास में, देखो म और मद्रास, म भी शुरू म से हो रहा है और मुनरो भी म से हो रहा है, तो मुनरो ने मद्रास में। और एल्फिंस्टन ने मुंबई में। एल्फिंस्टन ने कहाँ पे शुरुआत की थी? मुंबई के अंदर, ठीक है। इस तरीके से याद रखने हैं। तीनों ये रिलेटेड हैं किससे? रैयतवाड़ी व्यवस्था से। इसके बाद हम बात करेंगे महालवाड़ी व्यवस्था की। तो ये लाई गई थी हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। कौन से व्यक्ति थे? हॉल्ट मैकेंजी। क्या नाम था? हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। क्लियर हो गया? स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस, इसके बाद रीड के द्वारा रैयतवाड़ी 12 महल में, मुनरो के द्वारा मद्रास में और एल्फिंस्टन के द्वारा मुंबई जो प्रेसिडेंसी थी उसके अंदर लाई गई थी। 1793, 1820 में रैयतवाड़ी और 1822 में महालवाड़ी व्यवस्था। अब हम बात करेंगे इसके क्षेत्र की कि ये किन किन क्षेत्रों में थी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा था स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त जो था वो ब्रिटिश जो भूभाग था उसके 19% जो एरिया था इस पर ये जो स्थायी बंदोबस्त था 19% एरिया पर ये व्यवस्था लागू थी। कौन सी?
स्थायी बंदोबस्त कितने एरिया पे, 19% एरिया पे, ठीक है। इसके बाद जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो कितने परसेंट एरिया पे थी, 51% भूभाग पर जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, और 30% जो बचा हुआ हिस्सा था, ठीक है, 30% जो एरिया था उस पर कौन सी व्यवस्था थी, उस पर लागू थी महालवाड़ी व्यवस्था। तो सबसे ज़्यादा एरिया पे कौन सी व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी। दूसरे नंबर पे अगर देखेंगे तो कौन सी थी, महालवाड़ी, और सबसे कम पे थी स्थायी बंदोबस्त। तो 19% एरिया पे स्थायी बंदोबस्त, 50% एरिया पर, 51% पर रैयतवाड़ी, और 30% एरिया पर महालवाड़ी, ठीक है, क्लियर। अब इनका देखेंगे क्षेत्र कौन सा था, ये किस क्षेत्र में मतलब थी। तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो कहाँ कहाँ लागू थी, तो देखो ये बंगाल के अंदर, सॉरी स्थायी बंदोबस्त, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तीनों क्षेत्र में कौन था, स्थायी बंदोबस्त था। इसके अलावा यूपी के 2 ज़िले थे, एक बनारस और एक था गाजीपुर, ठीक है, इन दोनों ज़िलों में। और इसके अलावा जो कर्नाटक का जो उत्तरी जो भाग था, उत्तरी कर्नाटक, इसमें ये लागू थी, उत्तरी कर्नाटक में कौन, स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त कहाँ कहाँ पे लागू था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी के गाजीपुर और बनारस में, और उत्तरी कर्नाटक के अंदर स्थायी बंदोबस्त जो कि 19% भूभाग पर था, ठीक है, ठीक है, जो कि 19% भूभाग पर था। अब बात करेंगे हम रैयतवाड़ी व्यवस्था की। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पे लागू थी, पूरा जो दक्षिण भारत था इसके अंदर जो है आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था देखने को मिलेगी। दक्षिण भारत वाला रीजन है, ठीक है, दक्षिण भारत वाला रीजन, मद्रास वगैरह जो मेन रीजन है, असम वाला जो रीजन था, इस असम वाला जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन था, इसमें जो है आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था मिलेगी। इसके अलावा जो तीसरी जो व्यवस्था थी हमारी महालवाड़ी, वो व्यवस्था कहाँ पर मिलेगी, महालवाड़ी व्यवस्था मिलेगी यूपी, इसको संयुक्त प्रांत कहते थे उस समय पे, यूपी में, एमपी में, और पंजाब वाला जो रीजन था उसमें, उस समय का जो पंजाब वाला रीजन था उसमें। तो ये जो है नॉर्थ इंडिया का जो मेन एरिया था, यूपी, मध्य प्रदेश और पंजाब, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब रीजन में महालवाड़ी। दक्षिण भारत और असम में कौन था, ये वाला जो क्या कहते हैं रैयतवाड़ी। और बंगाल, बिहार, उड़ीसा, गाजीपुर, बनारस और उत्तरी कर्नाटक के अंदर स्थायी बंदोबस्त वाली जो भूराइस व्यवस्था थी वो लागू थी, ठीक है। हमने ये देख लिया अब क्षेत्र कौन सा था। अब कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि मतलब कैसे कैसे ये रहा पूरा सिस्टम। सबसे पहले हम स्थायी बंदोबस्त के कुछ स्पेसिफिक फैक्ट क्या हो सकते हैं वो देखेंगे। तो देखो स्थायी बंदोबस्त जब पहले इससे पहले एक चीज़ और जान लेते हैं कि देखो सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स जो था उसने शुरू की थी भूराइस व्यवस्था को सही करने की शुरुआत वारेन हेस्टिंग्स ने की। वारेन हेस्टिंग्स ने पंचसाला एक सिस्टम शुरू किया था, पंचसाला भूराइस व्यवस्था शुरू की थी उसने, पंचसाला मतलब 5 साल में जो टैक्स वसूला जाएगा 5 साल के बाद, ठीक है, पंचसाला। इसके बाद 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था वारेन हेस्टिंग्स के समय, इस एक्ट में पहली बार कहा गया था कि भारत में कोई स्थायी भूराइस व्यवस्था लाई जानी चाहिए। और इस एक्ट की रिकमेंडेशन को ध्यान में रख करके कार्नवालिस, ठीक है, कार्नवालिस और इसके 2 सहयोगी थे। कार्नवालिस गवर्नर जनरल बना करके भेजा जाता है और इसके 2 सहयोग थे, सर जॉन शोर, और दूसरा व्यक्ति था जिसका नाम था जेम्स ग्रांट। क्या नाम था, जेम्स ग्रांट। ये 2 व्यक्ति और इनके साथ थे। तो ये 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट हुआ था ना, ये इसको बेस बना करके क्या हुआ, कार्नवालिस को काम सौंपा गया और इनके 2 सलाहकार बनाए गए, जॉन शोर और जेम्स ग्रांट। अब इन दोनों ने देखो जॉन शोर ने क्या कहा था, जॉन शोर ने क्या रिकमेंडेशन दी और जेम्स ग्रांट ने क्या कहा, ये समझ लेना है। तो जॉन शोर ने क्या कहा
जॉन सॉर ने कहा था कि जो जमींदार हैं उनको मालिक बना दिया जाए भूमि का। भूमि का मालिक कहाँ था? स्थायी बंदोबस्त वाले में जमींदार थे। ठीक है, कौन थे भूमि के मालिक? कौन थे? जमींदार थे। स्थायी बंदोबस्त में हमने अगली पढ़ी थी रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंदर कौन था मुख्य ओनर? रैयत का मतलब होता है किसान, तो वहाँ पर किसान मुखिया थे या ओनर थे ज़मीन के। और महालवाड़ी में महाल का मतलब होता है गांव, तो वहाँ पर गांव जो है वो भूमि के मालिक थे। तो तीनों में याद रखना है। स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को मालिक बनाया गया भूमि का। रैयतवाड़ी में रैयत अर्थात किसानों को बनाया गया। महालवाड़ी में महाल अर्थात गाँव को गाँव जो है भूमि का मालिक बनाया गया। तो ये जॉन सॉर ने कहा था कि जमींदारों को भूमि का स्वामी बनाया जाए। दूसरी बात इसने कही कि जो जमींदार हैं, जो भूमि है उसको 10/11 हिस्सा है, मतलब 10/11वां जो हिस्सा है वो जाए किसके पास? सरकार के पास, गवर्नमेंट के खजाने में। और 1/11वां हिस्सा किसको दे दिया है? जमींदारों को दे दिया जाए इनके काम के बदले में। अगर हम परसेंटेज फॉर्म में देखें तो 11% इनको जाएगा और 89% किसको जाएगा? गवर्नमेंट को दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा जमींदारी व्यवस्था में एक कॉन्सेप्ट और आया था, इसी जेम्स सॉर के जो सर जॉन सॉर के द्वारा दिया गया था जमींदारी व्यवस्था में, कि जमींदार जब भूमि के मालिक बनाए गए तो जो जमींदार समय पर लगान वसूल नहीं कर पाता था तो एक डेडलाइन दी जाती थी सूर्यास्त कानून के थ्रू कि आप इस समय तक अपना जो है लगान वसूल करके सरकार के खजाने में दे दीजिए। अगर जो ज़मींदार मान लीजिए उस डेट तक, डेडलाइन तक नहीं मतलब वसूल कर पाता था तो उसकी ज़मींदारी को क्या कर दिया था? छीन लिया जाता था और वो ज़मींदारी किसी और को दे दी जाती थी। तो इससे क्या हुआ? जैसे ये गांव है तो इस गांव में मान लो एक सूरज नाम का कोई ज़मींदार रहता है। ठीक है, अब वो नहीं चुका पाया तो एक राज नाम के एक व्यक्ति था, उसने इसकी ज़मींदारी को ख़रीद लिया। मान लो यह दूसरे गांव का था, तो इसमें क्या हुआ? जो ज़मींदार में जो छद्म ज़मींदारी आने लगी। छद्म, ये राज तो यहाँ की ज़मींदारी करेगा नहीं तो यहाँ क्या करेगा? और लोगों को ज़मींदारी का काम दे देगा। तो सूर्यास्त कानून की वजह से पहली चीज़ तो ज़मींदारी में सिस्टम में एक नई व्यवस्था शुरू हो गई, छद्म ज़मींदारी, मतलब झूठी ज़मींदारी व्यवस्था। वास्तव में वो ज़मींदार वहाँ उपस्थित नहीं है, इसकी जगह पे मान लो सोहन काम कर रहा है इस गांव के अंदर, तो ये वास्तव में ज़मींदार नहीं है। तो छद्म ज़मींदारी व्यवस्था शुरू हो गई सूर्यास्त कानून की वजह से। और इसके अलावा क्या हुआ? जैसे मान लो ये बहुत बड़ा एरिया है किसी गाँव का, मान लो ये राज नाम के ज़मींदार ने यहाँ की ज़मींदारी ले रखी है, ज़मींदार का मालिक राज है। अब ये सोचता है कि मतलब इस पर पैसा ज़्यादा था तो इन्हें कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब मान लो और भी लोग हैं, जैसे सोहन है और मोहन है, मतलब और भी लोग हैं जो छोटे छोटे लोग हैं, ज़मींदार हैं लेकिन उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है। तो ये क्या करेंगे? राज से जाके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कहेंगे कि इसका थोड़ा सा टुकड़ा हमें भी दे दीजिए, मान लो ये टुकड़ा दे दीजिए। मोहन कहेगा मुझे इतना दे दीजिए। तो ये क्या करेगा? राज इनको अपनी ज़मींदारी को बेच देगा। ठीक है, और इस व्यवस्था का नाम दिया गया था आश्रित भूधृति व्यवस्था। क्या नाम दिया गया? आश्रित भूधृति व्यवस्था। इसका मतलब क्या होता है कि आश्रित भूधृति व्यवस्था का शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी जमींदारी व्यवस्था की वजह से। ठीक है, आपको याद रखना है। और स्थायी बंदोबस्त की प्रक्रिया में सूर्यास्त कानून की वजह से आश्रित भूधृति व्यवस्था की भी शुरुआत हुई। दो व्यवस्थाएं शुरू हो गई, जमींदारों को मालिक बना दिया गया। जमींदारों को कितना हिस्सा दिया जाता था? आपको पता होगा 1/11 अर्थात 11%। इसके अलावा सूर्यास्त कानून लाया गया, छद्म जमींदारी शुरू हुई सूर्यास्त कानून की वजह से, और आश्रित भूधृति व्यवस्था भी शुरू हो गई। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी। अब हम दूसरा, हमने अभी जेम्स ग्रांट नहीं पढ़ा, जो हम दूसरा वाला पढ़ा था कि दूसरा एडवाइज़र था जेम्स ग्रांट। तो जेम्स ग्रांट ने कहा था, ये विरोध किया था कि जमींदार जो हैं उनको भूमि का मालिक नहीं बनाया जाना चाहिए, ये मना की थी इसने। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि किसने मना किया था जमींदारों को मालिकाना हक नहीं दिया जाए? जेम्स ग्रांट ने। ठीक है, और इस स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को इस्तमरारी व्यवस्था, माल गुजारी व्यवस्था, ठीक है, जमींदारी व्यवस्था, ठीक है, और स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। तो ये कई बार इस्तमरारी व्यवस्था पूछ लेता है कि इस्तमरारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो इसी का नाम है स्थायी बंदोबस्त का, इस्तमरारी।
ठीक है, ये किसने की थी, कॉर्नवालिस ने ही शुरू की थी। और ये 10 वर्षीय जो है कर व्यवस्था थी, याद रखना कितने वर्ष की थी ये, 10 वर्षीय। तो पूछ लेगा कितने वर्षीय व्यवस्था थी, 10 वर्षीय जो व्यवस्था थी। स्थायी बंदोबस्त जो था वो 10 वर्षीय था। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त हमने पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे किसके बारे में, रैयतवाड़ी व्यवस्था के कुछ की पॉइंट्स को। कौन सी व्यवस्था के, रैयतवाड़ी व्यवस्था के। ये कितने एरिया में थी, 51% एरिया के अंदर थी। इसमें कोई विशेष फैक्ट नहीं है रैयतवाड़ी व्यवस्था में, वही याद रखना है कि रीड के द्वारा 12 महल में, मुनरो के द्वारा मद्रास प्रांत में और एल्फिंस्टन के द्वारा बम्बई प्रेसिडेंट में शुरू की गई थी। अब इसके अलावा हम कहाँ पढ़ेंगे, तीसरा एंड में महालवाड़ी व्यवस्था के कुछ की फैक्ट को। ठीक है, अब महालवाड़ी व्यवस्था के की फैक्ट क्या हैं। सबसे पहली चीज़ कि महालवाड़ी जो राजस्व व्यवस्था थी इसका प्रवर्तक, इसको लाया कौन था इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहली बार, तो व्यक्ति थे, प्रवर्तक थे मार्टिन बर्ड। क्या नाम था उसका, मार्टिन बर्ड। तो ऐसे याद रखते हो, बर्ड कहाँ पर रहते हैं, महलों में बर्ड जो है बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं, तो महल जो है वो बर्ड वहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे, महलों में बर्ड नहीं मिलेंगे, महल व्यवस्था। ठीक है, आपको याद रखना है मार्टिन बर्ड ने महालवाड़ी व्यवस्था का क्या किया था, प्रवर्तन किया था। क्लियर, कितने परसेंट एरिया पे थी, 30% एरिया तो हमारे यूपी में और मध्य प्रदेश में, और पंजाब जो रीजन था उसमें कौन सी व्यवस्था काम कर रही थी, महालवाड़ी। ठीक है, इसके अलावा अब हम कुछ देखेंगे, कुछ विशेष भू राजस्व से रिलेटेड कुछ आयोगों के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ कमीशंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला एक कमीशन बना था, इसका नाम था अमीनी कमीशन। क्या नाम था, अमीनी। ये कब बना था, सन 1778 में अमीनी कमीशन बनाया गया भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित पहली बार। ये भू राजस्व एवं अकाल से रिलेटेड था। ये पहला जो था ये भू राजस्व से और अकाल से रिलेटेड था, अमीनी। तो पूछ लीजिए अमीनी जो आयोग था उसका संबंध किससे है, तो भू राजस्व दे देगा, कर व्यवस्था ऐसे करके। तो अमीनी का मतलब था भू राजस्व से और अकाल से। एक आयोग बना था मेस्टन आयोग, भू राजस्व से रिलेटेड था, मेस्टन आयोग। एक आयोग था ब्रूमफील्ड जांच समिति। इस ब्रूमफील्ड जांच समिति के थ्रू आपको पता होगा जो बारदौली सत्याग्रह था, जहाँ 22% लगान की दरों को बढ़ा दिया गया था, वो घटा करके कितनी कर दी गई थी, 6.03%। इस कमीशन ने ही कहा था, ब्रूमफील्ड कमीशन ने ये सिफारिश की थी। एक कमीशन बना था नीयेमर कमीशन। कौन सा कमीशन, नीयेमर कमीशन। कौन सा, नीयेमर कमीशन। ये कब बना था, 1936 में बना था, 1936 में। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों के विषय में सुझाव दिया था नीयेमर कमीशन ने। कि केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंध कैसे होने चाहिए, नीयेमर। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, देखो अगर संबंध, अगर आपको मरने से बचना है, नीय मतलब नहीं मरना है, तो आपको अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे। कैसे, फाइनेंशियल, केंद्र और राज्य के बीच में। नीयेमर, नहीं मरना, तो आप वित्तीय संबंध अच्छे बनाइए, नीयेमर। ठीक है, नीयेमर से आप याद रख सकते हैं इसको। और पांचवा सबसे एंड में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फ्लाउड कमीशन था, फ्लाउड कमीशन। ये फ्लाउड कमीशन बना था 1940 में, और इसने जो बटाईदारी व्यवस्था थी उसके बारे में कहा था। और इसी फ्लाउड कमीशन को लागू न करने की वजह से तेभागा मूवमेंट शुरू हुआ था, किसान आंदोलन तेभागा जो था वो इसी की प्रेरणा से शुरू हुआ था, फ्लाउड आयोग के। इसने कहा था कि जो बटाई है उसमें बटाईदार को 2/3 हिस्सा जो है वो दिया जाना चाहिए, जो काम कर रहा है उसको 2/3 हिस्सा मिलना चाहिए, और 1/3 हिस्सा जो है तेभागा, मतलब जो 3 हिस्सा जो है वो किसके पास रहने चाहिए, काम करने वाले के पास रहने चाहिए, और 1 हिस्सा केवल किसके पास जाना चाहिए, जो उस ओनर है उसका। और ये किसने कहा था, फ्लाउड ने। तो एक बार फिर से इनको एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहला कौन सा था, अमीनी आयोग था, सबसे पहला अमीनी आयोग, फिर मेस्टन आयोग, फिर ब्रूमफील्ड आयोग, और फिर नीयेमर आयोग। ये इंपॉर्टेंट है, नीयेमर आयोग ने रिकमेंड किया था केंद्र और वित्त के राज्य के वित्तीय संबंधों के बारे में। मरना से बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे रिलेशन बनाने पड़ेंगे। फ्लाउड, लाउडली उसने कहा कि अब क्या करना है, आपको बटाई केवल क्या देना है, 2/3 हिस्सा केवल अपने पास रखना है और 1/3 केवल उनको देना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनका आयोगों का संबंध रहा। और एक लास्ट में कुछ व्यवस्थाएं हैं जो अलग अलग प्रदेशों में फेमस थी, तो उन व्यवस्थाओं को समझ लेते हैं।
जैसे तिन कठिया जो पद्धति थी भू राजस्व की, वो कहाँ पर थी? ये बिहार वाला जो रीजन है, चंपारण, यहाँ पर उस समय मौजूद थी। तिन कठिया का मतलब होता है भूमि के 20 हिस्से किए जाएंगे, उसके तीसरा जो हिस्सा होगा, जैसे ये भूमि है, इसके 20 हिस्से कर दिए जाएंगे, 20 हिस्सों में इस भूमि को पूरी बांट दिया जाएगा, ठीक है। और उस भूमि के 3 हिस्से, जैसे 1 2 3 हिस्सों पर आपको क्या करना पड़ेगा? नील की खेती करनी पड़ेगी। इसे बोलते हैं तिन कठिया पद्धति। ये चंपारण बिहार में लागू थी पद्धति भू राजस्व की। ये ददनी प्रथा मैं बता ही चुका हूँ आपको। ददनी प्रथा का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट पर कोई काम करने दे देना, ठीक है। और एक होता है कमियोंटी, क्या नाम था? कमियोंटी प्रथा। ये बिहार और उड़ीसा में कृषि दास के रूप में खेती करने वाले जो कुर्मी जाति के लोग थे, वो अपने मालिकों के द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले में जीवन भर उनकी सेवा करते थे। तो कमियोंटी जो प्रथा थी, ये कहाँ पर लागू थी? पहले ये याद रखना है। कमियोंटी ये बंगाल वाला जो रीजन है यहाँ पर, और उड़ीसा वाला जो रीजन है यहाँ पर। बिहार में कौन सी थी? तिनकठिया। तो बंगाल और उड़ीसा में कौन सी थी? कमियोंटी प्रथा। इसमें कुर्मी एक जनजाति होती थी। कौन सी जनजाति? कुर्मी। ये क्या करते थे? जो गांव के साहूकार जो इनको ऋण देते थे, उसके बदले इनको पूरे जीवन उनके खेतों में उनकी बेगार करनी पड़ती थी। तो बेगारी सिस्टम था कमियोंटी प्रथा। ये याद रखना। कमियोंटी प्रथा क्या थी? एक थी दुबला हाली प्रथा। कौन सी प्रथा थी? दुबला हाली प्रथा। तो ये दुबला हाली जो प्रथा थी, ये क्या थी? ये मेनली सूरत वाला जो रीजन था, इसमें जो है फेमस थी। तो कैसे याद कर सकते हैं? दुबला हो गया, कैसा हाल बना लिया अपनी सूरत का, अपने चेहरे का, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसमें क्या होता था? अपनी संपत्ति और जो स्वयं का रक्षक अपने मालिक को मानते थे। यहाँ के जो लोग थे वो क्या करते थे? वो अपनी संपत्ति का मालिक भी किसको मानते हैं? जमींदार को। और उनको ही जो मतलब हर काम होला उन्हें अपनी संपत्ति जमींदार की संपत्ति मानेंगे। ये हाल है उनका, सूरत के जो लोग हैं। तो तिनकठिया बिहार के अंदर 3/20 एरिया पे नील की खेती। फिर हमने पढ़ा ददनी प्रथा। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरह होती थी। अंग्रेज जो हैं ब्रिटिश जो भारत के उत्पादक थे उनको कॉन्ट्रैक्ट दे देते थे। इसके अलावा हमने कमियोंटी प्रथा पढ़ी। कमियोंटी ये बंगाल और उड़ीसा में। इसमें क्या होता था? बेगार की तरह थी कुर्मी जनजाति। और दुबला हाली ये सूरत रीजन में थी, और इसमें संपत्ति का मालिक जमींदारों को मानते थे लोग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।